हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे जेड इंडेक्स क्या होता है, कैसे हम लोग जेड इंडेक्स का यूज़ करके अपने एलिमेंट्स को ऊपर नीचे ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, उसको स्टैक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक, तो उसके पहले हम लोग देखेंगे नॉर्मल स्टैकिंग क्या होता है। नॉर्मली जब हम लोग जेड इंडेक्स नहीं देते हैं, ऐसे ही जब स्टैक करवाते हैं एलिमेंट्स को, तब कैसे स्टैक होता है और जेड इंडेक्स का यूज़ करके कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर एक बेसिक सा HTML है जिसके अंदर एक कंटेनर डिव है, उसके अंदर बॉक्स 3 बॉक्सेस मैंने रख दिए हैं, रेड ग्रीन ब्लू। और यहाँ पर मैंने एक स्टाइल को कनेक्ट कर दिया है, CSS फाइल को। और CSS में मैंने इतना थोड़ा सा स्टाइल कुछ CSS ऑलरेडी लिखा है। तो इसका जो भी स्टार्टर कोड है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके VS कोड में ओपन कर लीजिए। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये समझना जेड इंडेक्स क्या होता है, कैसे काम करता है। तो वैसे आज दिवाली है जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है गोले पटाखों की आवाज़ आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ लाउड इनफ रहेगी कि उसके नीचे मेरी आवाज़ दब ना जाए। ठीक, तो एक बार मैं आपको हैप्पी दिवाली बोल देता हूँ फिर से। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। ये वीडियो मैं दिवाली के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग ऑब्वियसली दिवाली के बाद ही देखेंगे, तो कोई बात नहीं, मैं दिवाली के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए हैप्पी दिवाली आप सबको। आप लोग अच्छे से सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। और हम लोग अभी इस प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ, और हम अभी इसको समझेंगे जेड इंडेक्स क्या होता है। तो देखो, यहाँ पर ब्राउज़र में मैंने इसको खोल रखा है और ये हमारा 3 डिव है। ठीक, एक ग्रीन बॉक्स है, रेड बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स है और ब्लू बॉक्स है। ठीक, तो अभी सब कुछ नॉर्मल है, एक के बाद एक आ रहा है। ठीक, तो अभी हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, सबको चल के एक मार्जिन बॉटम नेगेटिव दे देता हूँ। तो सारे बॉक्सेस में मैंने मार्जिन ऑलरेडी दिया है। ठीक, मार्जिन मतलब मार्जिन चारों तरफ से दिया है, तो चारों तरफ से कुछ कुछ मार्जिन है। ठीक, 16 पिक्सल चारों तरफ से मार्जिन मैंने दे दिया है। लेकिन मैं अगर चल के सबको मार्जिन नेगेटिव देता हूँ, मार्जिन बॉटम को नेगेटिव कर देता हूँ, नेगेटिव मान लो 100 पिक्सल, -100 पिक्सल। तो देखना क्या होता है। देखो, ये एक के ऊपर एक चढ़ गया है। ठीक, तो अभी लेफ्ट में थोड़ा सा दे देते हैं, लेफ्ट में सबको नहीं देते हैं, इसको रेड को नहीं देते हैं, ग्रीन को मार्जिन लेफ्ट 1 rem कर देते हैं और मार्जिन लेफ्ट, अच्छा ये 1 ऑलरेडी दिया है हमने, यहाँ पे 2 कर देते हैं। ठीक, और फिर इसको 3 कर देते हैं, ब्लू को। तो ये देखो कुछ ऐसा हमारा ये बन के आ रहा है। हमें ये दिख रहा है सबसे नीचे हमारा रेड वाला है। ठीक, फिर उसके बाद है ये ग्रीन वाला, फिर उसके बाद है ब्लू वाला। तो ये होता है नॉर्मल स्टैकिंग ऑर्डर। स्टैकिंग ऑर्डर मतलब ये कैसे एक दूसरे के एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर जाएंगे। अगर हम लोग नेगेटिव में मार्जिन दे देंगे या पोजीशन दे के ऊपर नीचे करते हैं, तो कौन सा एलिमेंट ऊपर रहेगा, कौन सा नीचे रहेगा। तो इसको तुम ऐसे समझ लो कि ये मतलब ये हमारे तरफ है, जैसे ब्लू है ये मेरी तरफ है, स्क्रीन की तरफ, यानी कि यूज़र की तरफ ज़्यादा है, और रेड यूज़र से ज़्यादा दूर है। ठीक, रेड यूज़र से ज़्यादा दूर है और ब्लू यूज़र के ज़्यादा पास है, ग्रीन इन दोनों के बीच में है। तो एक इमेजिनरी एक्सेस होती है। ठीक, जैसे हमारा एक्स और वाई का एक्सेस होता है। ठीक, एक्स का एक्सेस ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल, वाई का वर्टिकल। ऐसे ही जेड एक्सेस तुम समझ लो कि अपने स्क्रीन में एक ऐसा करना मत। ठीक, स्क्रीन में एक डंडा डाल के उस पार कर दो। ठीक, तो एक लकड़ी डाल के या स्केल डाल के एकदम उस पार निकल जाएगा, तो वो हो जाएगा जेड एक्सिस। ठीक, तो उसके साइड में तुम लगा के देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, उसमें स्क्रीन में मत डाल देना, नहीं तो स्क्रीन फट जाएगी। ठीक, तो ऐसा समझ लो कि वो जेड एक्सिस ऐसा है कुछ, मतलब हमारे स्क्रीन से सीधा परपेंडिकुलर है। ठीक, स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, यानी कि वो सीधा स्क्रीन के इस तरफ कितना कंटेंट है, उस तरफ कितना कंटेंट है, उसको दिखा रहा है। ठीक, तो ये ब्लू हमारी तरफ है, ब्लू अभी हमारी तरफ है, रेड हमसे दूर दूर है। तो ये होता है नॉर्मल स्टैकिंग ऑर्डर। ठीक, तो अब इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। और ये कैसे डिसाइड होता है,
HTML में हम जो हमारा कंटेंट बाद में आता है, जैसे ब्लू हमारा लास्ट में है HTML के अंदर, ठीक, वहाँ से डिसाइड हो रहा है, ठीक, वहाँ से डिसाइड हो रहा है कौन सा ऊपर रहेगा। तो ये हमारा ब्लू ऊपर ये आ रहा है क्योंकि हमारा HTML में ये लास्ट में आ रहा है, ठीक, और जो फर्स्ट आता है वो नीचे चला जाता है। तो हम ऐसे ही लॉजिकली सोच लो, जो फर्स्ट आया फिर उसके ऊपर दूसरा कार्ड रखा गया, फिर उसके ऊपर दूसरा कार्ड रखा गया, तो जो लास्ट में रखा गया वही ऊपर रहेगा। तो लास्ट में ब्लू को रखा गया इसीलिए ब्लू ऊपर है, ठीक। तो इन सब के पास, सब एलिमेंट्स के पास एक z इंडेक्स की वैल्यू होती है, ठीक। तो अगर कंप्यूटर में चलोगे और ये दोनों चक है तुम्हारा, अगर सर्च करोगे z इंडेक्स, तो z इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर दिखाएगा ऑटो, ठीक। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये आएगा, कोई बात नहीं, मैं इधर करके दिखा देता हूँ। ये देखो z इंडेक्स की वैल्यू, ये देखो ऑटो दिखा रहा है ये, ठीक। तो ऑटो का मतलब क्या है? ऑटो का मतलब है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है खुद से, ठीक। ये ऑटोमेटिकली खुद से कैलकुलेट कर रहा है कितना कौन सा आगे रहेगा कौन सा पीछे। तो इसको तुम इक्विवेलेंट समझ लो ज़ीरो के, ठीक। ये z इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो है, तो अगर ज़ीरो है सबका तो ये HTML के ऑर्डर के हिसाब से इसका कौन सा ऊपर रहेगा कौन सा नीचे रहेगा वो डिसाइड होगा, ठीक। लेकिन हम चाहें तो हर एक एलिमेंट को, जैसे रेड हमारा सबसे पीछे है, ठीक, उसको चाहें तो चल के हम कुछ z इंडेक्स दे दें। अभी मैंने बोला सब पे ज़ीरो है, ठीक। वैसे ऑटो होता है लेकिन वो इक्विवेलेंट होता है ज़ीरो के। अगर मैं इसको z इंडेक्स 10 दे देता हूँ तो देखो कुछ नहीं हुआ, इसको आपने सोचा होगा ये ऊपर आ जाएगा। तो z इंडेक्स तभी काम करेगा जब एलिमेंट के ऊपर कोई भी पोजीशन की प्रॉपर्टी दी गई हो, ठीक। तो पोजीशन की क्या प्रॉपर्टी दे सकते हैं? रिलेटिव दे सकते हैं, एब्सोल्यूट दे सकते हैं, फिक्स दे सकते हैं। तो ऐसे कोई भी प्रॉपर्टी दे देंगे तो z इंडेक्स काम करेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो मैंने z इंडेक्स रिलेटिव दे दिया, तो z इंडेक्स बोल रहा हूँ, पोजीशन मैंने रिलेटिव दे दिया है, तो ये देखो ऊपर आ गया, ठीक। तो एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ, ठीक। अगर मैं यहाँ से z इंडेक्स को हटा देता हूँ, ठीक, z इंडेक्स को देखो हटा देता हूँ मैं, तो देखना तभी ये ऊपर है, ठीक। तो ये होता है एक्चुअल में स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक। तो ये जो स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट होता है ना, वो इस कोर्स के स्कोप से बाहर है, ठीक। उसमें अगर मैं बताऊंगा तो फिर स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट होता है, फॉर्मेटिंग कॉन्टेक्स्ट होता है, तो वो सब कुछ मैं एक CSS की एक एडवांस सीरीज़ बनाऊंगा, एक CSS का एडवांस कोर्स। उसमें इसके अलावा भी बहुत कुछ एडवांस चीज़ें वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग कॉन्टेक्स्ट, और CSS कैसे हर एक चीज़ को रेंडर करता है, कैसे हम CSS को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो बहुत कुछ हम लोग CSS की एडवांस सीरीज़ में देखेंगे। तो यहाँ पर केवल हम लोग z इंडेक्स समझ लेते हैं, और यहाँ पर अभी बस ये समझ लेते हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर पोजीशन है, ठीक, और दूसरे एलिमेंट के ऊपर पोजीशन नहीं है, ठीक, तो जिसके ऊपर पोजीशन है वो हमेशा ऊपर आ जाएगा, ठीक, वो ऊपर आ जाएगा केवल पोजीशन प्रॉपर्टी देने से, z इंडेक्स दो चाहे ना दो, ठीक। तो यहाँ पर अगर इसका z इंडेक्स देखोगे कंप्यूटर के अंदर, तो z इंडेक्स चेंज नहीं हुआ है, हमने चेंज कुछ नहीं किया है, पहले ऑटो था अभी भी ऑटो है। z इंडेक्स अगर देखोगे तो ये जो रेड बॉक्स है इसका भी z इंडेक्स ऑटो है, और इसका भी ऑटो है, सबका ऑटो है। बस हमने केवल पोजीशन दे दिया है रिलेटिव, ठीक। पोजीशन रिलेटिव देते ही ये ऊपर आ गया। पोजीशन रिलेटिव के अलावा भी अगर तुम पोजीशन स्टिकी दे देते हो, चलो स्टिकी दे के दिखाता हूँ, यहाँ पर इधर ही देते हैं, ठीक। तो स्टिकी दे देते हैं तो भी ये ऊपर है, ठीक। मतलब पोजीशन स्टैटिक के अलावा बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पोजीशन स्टैटिक होता है। जैसे कि इन बॉक्सेस पे जाओगे और कंप्यूटर में जाओगे तो इनकी पोजीशन देखोगे, अभी मैंने रेड को पोजीशन खुद से दी है, ठीक। यहाँ पर देखोगे तो मैंने रेड वाले को पोजीशन दी है, मैंने ग्रीन और ब्लू को नहीं दी है। तो इनकी पोजीशन चेक करोगे तो पोजीशन है, ये तो रेड सेलेक्टेड, ग्रीन को सेलेक्ट करोगे तो स्टैटिक है, ठीक। ये ग्रीन की पोजीशन स्टैटिक है, इधर देखो। तो अगर पोजीशन स्टैटिक होता है तो ये नीचे रहेगा हमेशा ही, ठीक। तो स्टैटिक के अलावा अगर कोई है तो फिर वो ऊपर आ जाएगा, स्टैटिक से ऊपर आ जाएगा। तो ये क्यों आता है? क्योंकि एक फॉर्मेटिंग बोल रहा हूँ, स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। वो सब हम लोग एडवांस CSS के कोर्स में देखेंगे, अभी नहीं। ये हमारे लिए z इंडेक्स काफ़ी इनफ है,
मतलब इतना ही इनफ है, काफ़ी इनफ है, ऐसा कुछ होता है पता नहीं, ठीक। तो इतना इनफ है हमारे लिए। तो अगर हमने पोजीशन स्टिकी कर दिया है रेड के ऊपर, तब भी ये ऊपर है। मैंने जेड इंडेक्स कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तब भी ये ऊपर आ गया है। और अगर मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे देता हूँ, ठीक, तो भी ये ऊपर है, सबसे ऊपर है। अब हालांकि अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी है पोजीशन एब्सोल्यूट कैसे काम करता है, पोजीशन फिक्स्ड कैसे काम करता है, तो यहाँ पर अभी जो भी हुआ है वो आपको समझ आएगा, ठीक। तो बेसिकली ये ऐसा बिहेव करवाता है जैसे जिस पे पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया जाता है कि वो वहाँ पर नहीं है और सारे एलिमेंट्स उसकी जगह पर आ जाते हैं। तो यही हो रहा है, लेकिन ये ऊपर है, ठीक, ये ऊपर है। और यहाँ पर पोजीशन फिक्स्ड भी दे देंगे तब भी ये ऊपर रहेगा। तो ये देखो, तो हर एक केस में ये ऊपर है, केवल मैं पोजीशन दे रहा हूँ बस। तो ये अभी हम लोग जेड इंडेक्स तक गए ही नहीं है, ठीक, हम लोग जेड इंडेक्स तक गए नहीं है। हम अभी ये स्टैकिंग समझ रहे हैं, कैसे एलिमेंट स्टैक होता है, ठीक। हम लोग बस पोजीशन अगर दे देंगे तो भी उसका स्टैकिंग ऑर्डर ऊपर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। तो HTML में हालांकि ये रेड नीचे है, लेकिन हमने पोजीशन दे दी है तो ऊपर आ गया है। तो पोजीशन में चल के रिलेटिव देता हूँ, क्योंकि ये फिक्स्ड और एब्सोल्यूट ये सारे एलिमेंट को सरका देते हैं, मतलब शिफ्ट कर देते हैं इधर से उधर। तो हम केवल यही देंगे पोजीशन रिलेटिव। और पोजीशन रिलेटिव अगर इसको दे देते हैं ग्रीन को, तब देखो ये ग्रीन रेड के ऊपर आ गया है, ठीक। ग्रीन अब रेड के ऊपर क्यों आ गया है? क्योंकि रेड के ऊपर भी पोजीशन रिलेटिव है और ग्रीन के ऊपर भी, दोनों के ऊपर पोजीशन रिलेटिव है। तो अब ये मतलब अब यहाँ पर HTML के हिसाब से डिसाइड होने लगा है, HTML में कौन बाद में आ रहा है, क्योंकि दोनों के पास सेम ही पोजीशन रिलेटिव आ गई है, पोजीशन सेट हो गई है, तो दोनों ऊपर आएंगे सेम रेट से। और फिर HTML के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन ऊपर रहेगा। और ये ब्लू बॉक्स जो है वो सबसे नीचे रह गया है, सबसे देखो ग्रीन के भी नीचे है और ये रेड के भी नीचे है, ठीक। रेड के नीचे कैसे है, यहाँ पर अगर इसको मार्जिन टॉप, अगर मैं इस ग्रीन को हटा देता हूँ, चलो मान लो मैं ग्रीन को हटा देता हूँ, तो देखो ये ब्लू वाला जो है ये रेड के भी नीचे है, ठीक। तो ये सबसे नीचे है। तो मैंने कैसे हटाया, मैं किसी भी एलिमेंट को तुम्हें हटाना है, जैसे मान लो रेड को हटाना है, सेलेक्ट करो, डिलीट बटन दबा दो, यहाँ से डिलीट दबा दोगे सीधा डिलीट हो जाएगा। तुम्हारे HTML से नहीं डिलीट होगा, HTML में वहीं रहेगा, लेकिन रिलोड करोगे तो फिर से आ जाएगा यहाँ पे। तो हाँ, तो ऐसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो अभी क्या हुआ, मैं भूल गया क्या बता रहा था। हाँ, भूलने वाली बहुत ज़्यादा आदत खराब है, क्या बताना था। हाँ, तो इसको चलो इसको भी, ब्लू को भी पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं। ये मैंने पोजीशन रिलेटिव दे दिया, तो अब सब पे पोजीशन रिलेटिव आ गया है, सब पे पोजीशन है, तो ये सारे ऊपर आ गए हैं, ठीक। मतलब अब ये HTML के हिसाब से डिसाइड होने लगा है फिर से, ठीक। तो ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। एक तो अगर पोजीशन रिलेटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब वो नॉर्मली स्टैक करेंगे एक के बाद एक, ठीक। एक मतलब जो भी पहले आएगा वो नीचे हो जाएगा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें से किसी भी मतलब मान लो 10 एलिमेंट हैं, उसमें किसी भी एक के ऊपर अगर पोजीशन रिलेटिव या स्टैटिक या मतलब स्टैटिक नहीं, स्टैटिक छोड़कर पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन स्टिकी कुछ भी है, तो वो ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा। और फिर अगर मल्टीपल एलिमेंट्स के पास अगर पोजीशन रिलेटिव है या पोजीशन कुछ भी सेट है, तो वो मतलब तो फिर HTML के हिसाब से उनके बीच में HTML के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सा ऊपर रहेगा। लेकिन जिसके पास पोजीशन स्टैटिक है, यानी कि पोजीशन कुछ भी नहीं सेट है, वो हमेशा नीचे ही रहेंगे इन पोजीशन रिलेटिव एब्सोल्यूट वालों से, ठीक। तो अगर मैं एक पे चलूँ पोजीशन रिलेटिव देता हूँ और एक पे एब्सोल्यूट देता हूँ और एक पे मान लो यहाँ पर मैं फिक्स दे देता हूँ, ठीक। यहाँ पर रिलेटिव है, यहाँ पर एब्सोल्यूट है, यहाँ पर फिक्स्ड है, तो ये देखो, तो भी मतलब ऑर्डर हमारा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स देने से हमारा मतलब वो एलिमेंट्स मूव हो गए हैं, लेकिन सबसे नीचे तो है रेड ही दिख रहा है, ठीक। सबसे नीचे रेड है, फिर उसके बाद ग्रीन है, फिर उसके बाद ब्लू है। तो ये पोजीशन की कुछ भी वैल्यू हो, इससे नहीं फर्क पड़ता, मतलब बस स्टैटिक के अलावा कुछ भी हो, ठीक। तो वो स्टैक करवाएगा एक के बाद एक, मतलब जो पोजीशन स्टैटिक होगी उससे ऊपर आ जाएंगे सारे एलिमेंट्स। सबको चलो रिलेटिव कर देते हैं। अब जब सबके पास रिलेटिव है, ठीक,
जब सबके पास पोजीशन में कुछ भी वैल्यू है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, कुछ भी, तब जेड इंडेक्स का यूज करके हम लोग कितना भी ऊपर ला सकते हैं एलिमेंट्स को अपने। तो जैसे मैं इसको जेड इंडेक्स दे देता हूं 10, ठीक, मैं इसको जेड इंडेक्स 10 दे देता हूं, तो ये देखो सबसे ऊपर आ गया है, ठीक। जेड इंडेक्स अगर 0 दे देंगे तो देखो उधर ही है, ठीक। तो मैंने क्या बोला था, जो जेड इंडेक्स ऑटो होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक, अभी देखो ग्रीन पे मैंने कुछ भी जेड इंडेक्स नहीं दिया है, तब इसका अगर जेड इंडेक्स चेक करेंगे, जेड इंडेक्स, तो ये ऑटो दिखा रहा है, और मैंने रेड पर मैंने 0 सेट कर दिया है, ठीक। तो देखो मैंने जेड जेड पे 0 सेट किया है, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट जो भी ऑटो होता है वो 0 के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर अभी जब हमने कुछ नहीं दिया है तो सबका 0 0, तुम इमेजिन कर लो सबका 0 है, ठीक। तो अगर मैं किसी को भी 0 दे देता हूँ तो वो कोई ऊपर नीचे नहीं आएगा। मैं इसको यहाँ से हटा के इधर इधर दे देता हूँ, ग्रीन के ऊपर 0, ग्रीन से हटा के मैं ब्लू को दे देता हूँ 0, अरे यहाँ पर ब्लू को मैं 0 दे देता हूँ, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी 0 ही है, तुम 0 ही दे रहे हो, तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर मैं इसको इसको 0 के अलावा मैं दे सकता हूँ -1, तो -1 दूंगा तो ये एक स्टेप पीछे चला जाएगा, ठीक। देखो ये ग्रीन से पीछे चला गया है और ये रेड से भी पीछे चला गया है। अगर मैं दिखाऊं तो इसको अगर ऊपर ले जाऊं, थोड़ा सा ऊपर कैसे ले जाएंगे, मार्जिन टॉप को, तो मार्जिन टॉप को भी निगेटिव कर सकते हैं, ठीक। ये तो मार्जिन लेफ्ट है, मार्जिन टॉप -100 पिक्सल, ठीक। ये देखो ये रेड से भी नीचे चला गया क्योंकि रेड का भी 0 है और इसका भी 0 है, ठीक। तो अभी हम लोग मार्जिन का यूज करके मूव कर रहे हैं, तो मार्जिन का यूज करके ना मूव करेंगे, मार्जिन के अलावा भी हम लोग जब पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं तो लेफ्ट राइट का यूज करके मूव कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे मैं यहाँ से अगर मार्जिन हटा देता हूँ, लेफ्ट लेफ्ट सीधा लिख देता हूँ, तो भी हमारे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और ये जेड इंडेक्स हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक। तो ये लेफ्ट मैंने कर दिया, तो अब ये पोजीशन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है और उसको लेफ्ट की तरफ मूव करवा रही है। तो अभी मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा एक्सटेंशन बताने जा रहा हूँ। 1 मिनट, मैं इसको अपने पर्सनल अकाउंट में खोल के बता रहा था, मैं प्रोकोडर के अकाउंट में खोलता हूँ। यहाँ पर ये मैंने प्रोकोडर के अकाउंट में खोल लिया। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव करने के लिए हम लोग यहाँ पर पोजीशन को लेफ्ट राइट, जैसे अगर मुझे टॉप में 200 पिक्सल अगर मूव करवाना है तो मुझे टॉप देना पड़ेगा -200 पिक्सल। ये मैंने पोजीशन वाली प्रॉपर्टी में अच्छे से, पोजीशन वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ये पोजीशन प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, कैसे टॉप लेफ्ट का यूज़ करके हम लोग इधर उधर मूव करवा सकते हैं। तो मैंने टॉप दे दिया -200 पिक्सल, तो ये टॉप की ओर चला गया। जब नेगेटिव में देते हैं तो उसकी ओर चला जाता है, ठीक। तो ये टॉप की तरफ चला गया 10 पिक्सल, यहाँ पर था 10 बोल रहा हूँ, 200 पिक्सल चला गया। तो ये एक तो हम CSS का यूज़ करके दे सकते हैं, CSS का ही यूज़ करके देंगे, और किसका यूज़ करके देंगे। तो एक एक्सटेंशन है बहुत अच्छा, उसका नाम है विज़बग। तो ये क्या करेगा, इसको इंस्टॉल कर लो, गूगल पे सर्च करो और इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लो। ऐड टू क्रोम कर दो, ऐड एक्सटेंशन मैंने कर दिया, तो ऐड हो जाने दो। इसको एक बार पिन कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करोगे इस वाले एक्सटेंशन वाले बटन पर, तो ये सारे एक्सटेंशन की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर ये पिन कर दो। तो पिन करने से होगा क्या, फिर से अगर अपने वेबसाइट पर आएंगे और फिर इस विज़बग को क्लिक करते हैं तो ये कुछ ये आ गया है इधर, ठीक। तो हमारे एलिमेंट्स पे आ रहा है, तो इधर कहीं अगर क्लिक करोगे एक बार तो इसको मूव कर सकते हो। ये हाथ का आइकन जैसे बन जाएगा, इधर कहीं भी साइड में अगर करोगे तो इसको मूव कर सकते हो। तो इसको मूव करके बीच में कर दो, इधर कर दो थोड़ा सा साइड, ताकि हमारे एलिमेंट्स के ऊपर ना रहे। तो फिर अब ये क्या करता है, ये बहुत कुछ करने की हमें बहुत आसानी कर देता है, आसान कर देता है। तो अगर मैं इंस्पेक्ट टूल खोल लेता हूँ, ये तो निकल गया उधर बाहर ही, ठीक। इसको थोड़ा सा और अंदर ले आते हैं, इधर ले आते हैं, और मैं इंस्पेक्ट खोल लेता हूँ। और फिर मैं अपने ये जो ब्लू बॉक्स है इसको एक बार सेलेक्ट करता हूँ। तो ये देखो मेरा ब्लू बॉक्स है,
ये जो मैंने ब्लू बॉक्स को स्टाइल दी थी वो सारा है, ठीक। और यहाँ पर एक बटन है, ये देखो, ये एक बटन है, ये कौन सी बटन है, ये शेडो की बटन है, ठीक। और फिर ये बटन है, इसको थोड़ा सा और इधर कर लो अगर, ठीक, तो यहाँ पे साइड में आ रहा है सब कुछ, थोड़ा सा और बड़ा कर दो, तो ये पोजीशन की बटन है, ठीक। ये शेडो की बटन है, ये पोजीशन की बटन है। तो हम इसका यूज़ करके हम लोग इसकी पोजीशन खुद से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर डबल क्लिक करके ऐसे ड्रैग करोगे तो ये ऐसे ड्रैगेबल हो गया, जैसे कि कुछ वो हो, क्या बोलते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप का टूल हो, जैसे फिग्मा हो या फोटोशॉप हो, एक इमेज की तरह हम लोग इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, ठीक। और इस पर अगर एडिट पे क्लिक कर दोगे तो तुम एडिट भी कर सकते हो, ब्लू को इसको तुम कर दो स्काई ब्लू, ठीक, कुछ भी कर सकते हो। तो स्काई ब्लू शायद एक ही वर्ड होता है, ऐसे होता है, ठीक। तो ये कुछ भी तुम चेंज कर सकते हो, यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, बहुत कुछ है चेंज करने के लिए। तो हम बहुत कुछ नहीं चेंज करेंगे, हम बस केवल इसका पोजीशन चेंज करेंगे। पोजीशन चेंज करके देखेंगे कौन किधर जा रहा है। तो चलो यहाँ से पोजीशन जो टॉप है इसको हटा दो, ठीक, सब पे रिलेटिव लगा रहने दो। तो यहाँ पर एक्सटेंशन पे जैसे ही क्लिक करोगे ये इस साइड में आ जाएगा, ठीक, इधर आ जाएगा। और फिर इसको तुम मूव करके थोड़ा सा इधर कर लो, ठीक। नहीं तो चाहो इधर ही रहने दो, हम चाहें तो अपने अपने सारे एलिमेंट्स को उधर मूव कर सकते हैं, लेकिन रहने दो, थोड़ा सा मूव कर लो इधर, अरे छूट जा, ठीक। तो ये मैंने इसको इधर कर लिया। अब यहाँ पर ये जो पोजीशन वाली बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो हम इन सारे एलिमेंट्स को किसी पे भी क्लिक करके फिर ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। अगर माउस वाली बटन है तो सीधा ड्रैग कर लो दबा के, और अगर ये ट्रैक पैड लैपटॉप का यूज़ कर रहे हो तो डबल टैप करके ऐसे, जब डबल टैप करके ऐसे ड्रैग करोगे तो ड्रैग हो जाएगा, जैसे किसी भी एलिमेंट को ड्रैग करते हैं। तो देखो ये क्या कर रहा है एक्चुअल में, ये हमारे एलिमेंट पे पोजीशन सेट कर रहा है। यहाँ पर अगर आके देखोगे तो ये कुछ ट्रांसफॉर्म है, ये तुम भूल जाओ, ये मतलब स्मूथ दिखाने के लिए ये ट्रांसफॉर्म सेट कर दिया है, ठीक। और फिर ये देखो ये पोजीशन हमारे इस पे पोजीशन की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये सब घट रहा है बढ़ रहा है, ठीक। तो ये हम इसको पोजीशन कर रहे हैं, ठीक। ये देखो सारा किसी भी एलिमेंट को इस पे सेलेक्ट कर लो, इसको मूव करो इधर उधर, ठीक। तो हम इसका यूज़ करके मूव करेंगे अभी के लिए जेड इंडेक्स समझने के लिए। तो अभी सब पे किसी पे भी जेड इंडेक्स नहीं दिया है, ठीक। तो अगर मैं इस ग्रीन को जेड इंडेक्स फिर से चल के देता हूँ, ठीक, जेड इंडेक्स में कर देता हूँ। चलो पहले थोड़ा सा मूव कर लेते हैं इधर उधर। तो यहाँ पर अगर मैं मूव करूँ इसको, मैं इधर लेके आ गया, ठीक, इसको मैं इधर लेके आ गया, ये इस पे भी आ जा, इसको मैं इधर लेके आ गया, ठीक। तो ऐसा हो गया। रेड को भी मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ इधर, रेड को मैं इधर लेके आ गया। तो अगर तुम देखोगे तो रेड सबसे नीचे है, उसके बाद ग्रीन है, उसके बाद ब्लू है, ऐसा। रेड देखो सबसे नीचे है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है, क्योंकि सब पे पोजीशन रिलेटिव और बाय डिफॉल्ट तो HTML के हिसाब से स्टैक हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, रेड पे पोजीशन जो भी है, पोजीशन नहीं जेड इंडेक्स, रेड के ऊपर चल के अगर यहीं पर जेड इंडेक्स दे देते हैं, जेड इंडेक्स 1 कर देते हैं, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि सबका अभी 0 है जेड इंडेक्स, ठीक। तो अब अगर इस पे ग्रीन पे चल के जेड इंडेक्स कर दोगे 10 कर दोगे या 2 कर दो, ठीक, 2 कर दोगे तो भी ये ऊपर आ जाएगा। अगर 1 कर दोगे तो भी ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन का जेड इंडेक्स 1 है और रेड का भी जेड इंडेक्स 1 है। रेड के ऊपर भी जेड इंडेक्स 1 दिया गया है और ग्रीन के ऊपर भी जेड इंडेक्स 1 दिया गया है, दोनों को इक्वल जेड इंडेक्स दिया गया है। तो फिर अब देखो ये पटाखे दगने लगे हैं, ठीक। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी आवाज़ ज़्यादा सुनाई पड़े उससे क्लियर, तो कोई बात नहीं। हाँ, तो इसको भी जेड इंडेक्स दिया गया है, इसको भी। तो अब ये दोनों का इक्वल है जेड इंडेक्स, तो फिर अभी HTML के हिसाब से डिसाइड हो रहा है कि कौन सा ऊपर रहेगा कौन सा नीचे रहेगा, ठीक। तो ये तो हो गया, ऐसे हम लोग जेड इंडेक्स देख के आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब इसमें कुछ कुछ दिक्कतें आती हैं, ठीक, करने में कई बार दिक्कत फेस करते हैं लोग। जैसे कि अगर मेरे पास ये 2 कंटेनर है, ठीक, मेरे पास 2 कंटेनर है, तो दोनों कंटेनर में एलिमेंट्स रहेंगे। इसमें मैं कुछ थोड़ा सा BR टैग लगा देता हूँ ताकि
थोड़ा सा लाइन ब्रेक हो जाए, बी आर टैग एक दो बार, थोड़ा सा और गैप हो जाए, ठीक। तो इतना लगाने से होगा नहीं, तो उससे अच्छा है ऐसा ही रहने दो, ठीक। ज़्यादा ज़्यादा अंतर नहीं आया था उससे। तो अभी देखो ये हमारा जो है, ये जो ऊपर के 3 बॉक्सेस हैं वो एक फर्स्ट कंटेनर के हैं और नीचे के 3 बॉक्सेस दूसरे कंटेनर के हैं। तो अब क्या होता है कई बार, जैसे कंटेनर के ऊपर जो हमारा कंटेनर है इसको फर्स्ट और सेकंड कंटेनर दे देते हैं क्लास, ठीक। नहीं, ऐसे देंगे, फर्स्ट कंटेनर सेकंड कंटेनर, ठीक। तो फर्स्ट कंटेनर सेकंड कंटेनर मैंने क्लास दे दी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, स्टाइल में चल के इन दोनों को थोड़ा सा स्टाइल देते हैं अपने CSS में चल के। तो फर्स्ट कंटेनर इसको कुछ दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, इसको हॉट पिंक दे देते हैं, और जो हमारा दूसरा है उसको भी एक कलर दे देते हैं, क्या है दूसरा, सेकंड, इसको दूसरा कलर दे देते हैं कैडेट ब्लू, ठीक। ये 2 कलर मैंने दे दिया है। और फिर एक बार मैं रिलोड करता हूँ, एक तो कुछ ऐसा है, ठीक। और इसके साथ साथ मैं कुछ बॉक्स शेडो भी दे देता हूँ। शेडो यानी कि शेडो दे दूंगा तो आपको पता चलेगा कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, थोड़ा सा शेडो बन के आएगी। तो मैंने कॉपी कर रखा है, शेडो यहाँ पे डाल देता हूँ। बहुत ही बेसिक सा है, एक्चुअल में ऐसे शेडो नहीं देनी चाहिए। हम लोग जब अपने एलिमेंट्स पर देते हैं तो इस तरह से नहीं देते हैं, मतलब थोड़ा सा उसको डार्क इतना ज़्यादा नहीं रखते हैं, बहुत अच्छा नहीं लगता। तो अभी इसको जो ये मेरा सेकंड कंटेनर, इसको मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं, मार्जिन लेफ्ट टू REM, ताकि थोड़ा सा इधर शिफ्ट होके आ जाए। तो अभी देखो और थोड़ा सा पैडिंग भी दे देते हैं, चलो ठीक। पैडिंग मैं कितना दे देता हूँ, पैडिंग 1 REM कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए। इसमें हो गया और इसमें भी कर देते हैं। तो इतना स्टाइलिंग मैंने कर दिया ताकि थोड़ा सा ठीक लगे। तो अभी देखो क्या हो रहा है, ये जो मेरा इधर का ब्लू वाला एलिमेंट है ये इसके ऊपर आ रहा है, ठीक। और ये मेरा जो पूरा ब्लू वाला जो कार्ड था इसके ऊपर आ रहा है, नीचे वाले पेरेंट के ऊपर। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि मतलब जो ऊपर है वो मतलब इसके ऊपर मतलब एक्चुअल में ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर हमने Z इंडेक्स दिया है। देखो ब्लू के ऊपर हमने Z इंडेक्स दिया था, पोजीशन रिलेटिव दिया था, सॉरी। अगर पोजीशन रिलेटिव हटा देंगे तो ये ऊपर नहीं आ पाएगा। वो सेट क्या बोलते हैं, स्टैटिक होती है बाय डिफॉल्ट पोजीशन, तो वो अपने ही उसमें रहेगा। तो ये पोजीशन रिलेटिव की वजह से ये ऊपर आ रहा है, ठीक। तो ये तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी क्या करते हैं ना, इसको पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं अपने पेरेंट को, ठीक। और इसको भी पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं। तो एक सेकंड के लिए चलो, अभी मैं पहले इसको पोजीशन रिलेटिव दे देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखो ये ऊपर आ गया है, ठीक। ये उस वाले से ऊपर आ गया है, इसके ऊपर भी पोजीशन रिलेटिव थी, इसके भी ऊपर पोजीशन रिलेटिव है। तो अब ये HTML के साइज से हिसाब से डिसाइड हो रहा है कौन सा ऊपर रहेगा। तो ये पूरा कार्ड ऊपर आ गया, जो नीचे का पूरा कंटेनर था वो ऊपर आ गया, ठीक। अगर इसके ऊपर भी हम पोजीशन रिलेटिव दे देंगे तो फिर से वो ब्लू वाला ऊपर आ जाएगा इसके, ठीक। ये नहीं आएगा। तो अगर इसके ऊपर भी पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं तो देखो क्या होता है, ये वाला ये ब्लू वाला ऊपर नहीं आया। तो अब यहाँ पर खेल शुरू होता है स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट का, और यहीं पर लोगों को बहुत दिक्कत होती है, ठीक। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ एकदम इन डिटेल, तो एडवांस वाली वीडियो में समझाऊंगा, एडवांस वाले कोर्स में CSS के। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ अभी देखो क्या दिक्कत होगी। जैसे मान लो इसके ऊपर Z इंडेक्स सेट कर दिया गया है, यहाँ पर सेट कर देते हैं Z इंडेक्स 5, ठीक। Z इंडेक्स इस पर 5 सेट कर दिया गया, तो ये ऊपर आ गया है, नीचे वाले के कंपैरिजन में ऊपर आ गया, क्योंकि नीचे वाला का Z इंडेक्स अभी 0 है, ठीक। तो ये और इसके साथ साथ जितना भी कार्ड था सारा ऊपर आ गया है। तो और इसके ऊपर Z इंडेक्स सेट कर दिया गया है 2, ठीक। मान लो ये नीचे वाले पेरेंट के ऊपर Z इंडेक्स 2 सेट कर दिया गया है,
ठीक। तो अब क्या बहुत बच्चे क्या चाहते हैं, ये जो इसका रेड कार्ड है, ठीक, ये जो यहाँ पर रेड कार्ड है दूसरे वाले कंटेनर का, इसके रेड कार्ड को सबसे ऊपर लाना चाहते हैं, इस वाले ब्लू कार्ड से ऊपर लाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, वो ऐसे सेलेक्ट करेंगे सेकंड कंटेनर और फिर रेड कार्ड ऐसे सेलेक्ट करेंगे, सेकंड कंटेनर डॉट रेड कार्ड, रेड कार्ड नहीं बॉक्स, बॉक्स है, बॉक्स लिखना, बॉक्स लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जेड इंडेक्स कर देंगे 100, ठीक, 100 कर दिए। ये अपने उसके अंदर तो आ गया, देखो ग्रीन जो इसके अंदर ग्रीन था उससे ऊपर तो आ गया, लेकिन इसके कंपैरिजन में ऊपर नहीं आ रहा है, ठीक। तो फिर क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला ब्लू बॉक्स है, फर्स्ट कंटेनर का जो ब्लू बॉक्स है, ये फर्स्ट कंटेनर कर देता हूं, फर्स्ट कंटेनर, इसका जो ब्लू बॉक्स है इसको कर देंगे जेड इंडेक्स 1, ठीक। उसको देखो, अब अगर आके देखोगे तो ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाला जो ब्लू है इसके ऊपर जेड इंडेक्स 1 है, ठीक, और ये जो रेड है इसके ऊपर जेड इंडेक्स 100 है, ठीक। तब भी ये ब्लू ऊपर है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये 100 नहीं, इसको तुम कर दो 999, ये 9 में दबा रहा हूँ, 9999999, कितना भी कर दोगे ये नीचे ही रहेगा, ठीक। तो ये बहुत इशू आता है बहुत लोगों को, बहुत ज़्यादा जेड इंडेक्स बढ़ा देंगे तब भी वो नीचे ही रहेगा। तो अब ये नीचे क्यों है, ये नीचे इसलिए है क्योंकि इसके पेरेंट के ऊपर जेड इंडेक्स हमने दे रखा है 2 और इसके पेरेंट के ऊपर हमने जेड इंडेक्स दे रखा है 5। तो इसका पूरा जो पेरेंट है वही ऊपर है, ठीक, इसका जो पेरेंट है वही ऊपर आ गया, ऐसा समझ सकते हो, और इसका पेरेंट ही नीचे है। तो एक एलिमेंट जो होता है ना, एक जो पेरेंट होता है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं, तो जब उस पे पोजीशन के साथ साथ जेड इंडेक्स कुछ भी दे देते हैं तो फिर वो उसके बाहर नहीं जा पाता। तो अगर हमें ऊपर लेके आना है तो इसका जेड इंडेक्स या तो 5 करना पड़ेगा, 5 कर दो, सीधा ऊपर आ गया, पूरा कार्ड ही ऊपर आ गया, ठीक। तो 5 या 5 से ज़्यादा कर दोगे तो भी ऊपर आ जाएगा, देखो 5 से ज़्यादा 6 कर दिया तो भी ऊपर आ गया। तो हमें इसका जेड इंडेक्स बढ़ाने की ज़रूरत है, उसका नहीं, इसके अंदर का जेड इंडेक्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। देखो इसके अंदर का जो भी जेड इंडेक्स इसको हटा भी दोगे और इस पेरेंट का जेड इंडेक्स जाके बढ़ाओगे, यहाँ पर इसका जेड इंडेक्स अगर करके 5 कर दोगे तो ये अब ऊपर आ गया है, क्योंकि इसका भी जेड इंडेक्स 5 और इसका भी जेड इंडेक्स 5, दोनों का 5 है। तो अब ये HTML के हिसाब से डिसाइड हो रहा है कौन सा ऊपर रहेगा। तो ऐसे में ये वाला रेड कार्ड ऊपर आ गया ब्लू वाले से, और बैकग्राउंड कलर नहीं दिया होता इस पर, तो ये देखो इसके ऊपर दिख रहा है हमें, ठीक। और फिर ये शेडो भी हटा दो और ये इसका भी शेडो हटा दो, तो अब हमें ऐसा लगेगा कि जो हमारा जो ये वाला रेड बॉक्स है उस वाले रेड बॉक्स से ऊपर है, लेकिन एक्चुअल में ये हमारा जो पूरा कंटेनर है वही ऊपर है, ठीक। यहाँ पर जेड इंडेक्स दे दें सेकंड वाले कंटेनर को, ठीक। तो सेकंड वाला कंटेनर कहाँ है, यहाँ पर जेड इंडेक्स 5 कर दो, ठीक, 5 इसका भी 5 इसका भी, तो HTML के हिसाब से ये ऊपर आ गया पूरा, ठीक। ये देखो इसकी शेडो उसके ऊपर जा रही है, ब्लू के ऊपर, ठीक। तो अगर मार्जिन टॉप भी दे दोगे नेगेटिव में empty -2 rem, तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये देखो इसकी शेडो वहाँ पर पड़ रही है इधर, ठीक। यानी कि ये हमारा एलिमेंट ही पूरा ऊपर आ चुका है। तो ये होता है स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक। ये अभी एकदम डिटेल में मैंने नहीं समझाया है, ठीक, हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट हो, ये सब कुछ डाउट CSS के एडवांस कोर्स में हम लोग सीखेंगे। तो और ये देखो तो ये क्या करता है, जब हम लोग पोजीशन के साथ साथ जेड इंडेक्स भी दे देते हैं किसी भी एलिमेंट पर, तो वो एक स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लेता है, और फिर उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे उसी के अंदर रहेंगे, कितना भी जेड इंडेक्स दे दोगे। तो अगर इसके साइड में कोई दूसरा एलिमेंट है जिसका जेड इंडेक्स ज़्यादा है, जैसे कि अभी हमारे केस में था, हमारे इसका जेड इंडेक्स 2 था और उसके ऊपर वाले का 3 था, 5 था, तो ये हमारा 5 वाला ऊपर रहेगा हर एक केस में, कोई भी केस हो, ठीक। तो अगर हम लोग इस पर जेड इंडेक्स नहीं देते हैं, मान लो इस पर जेड इंडेक्स और पोजिशन रिलेटिव भी नहीं देते हैं, ठीक, और यहाँ पर आके हम लोग अपना जेड इंडेक्स दे देते हैं, ठीक, तब क्या होगा, तब ये देखो ये हमारा ये रेड वाला उसके ऊपर आ गया है, ठीक, रेड वाला ब्लू के ऊपर आ गया है, जबकि हमारा ये जो पेरेंट है
वो नीचे है। ठीक, अभी देखना, ये मैं जेड इंडेक्स हटा देता हूँ, तब ये हमारा रेड बॉक्स नीचे है। ठीक, और उसके साथ साथ हमारा ये भी नीचे है, ये क्या बोलते हैं, ये पूरा सेकंड कंटेनर भी नीचे है। लेकिन इस पर मैं जेड इंडेक्स दे देता हूँ, जेड इंडेक्स में 5 या उससे ज़्यादा कुछ भी दे दूंगा तो ये काम करेगा। अगर मैं 4 कर देता हूँ तो नहीं काम करेगा। ठीक, 4 क्योंकि इसके इसके जेड इंडेक्स से कम है। तो यहीं पर यहीं पर खेल होता है स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट का। ठीक, तो ये मैंने बस केवल इसके पेरेंट से पोजीशन रिलेटिव हटा दिया है। ठीक, पोजीशन रिलेटिव हटा दिया है और जेड इंडेक्स हटा दिया है। जेड इंडेक्स नहीं भी हटाओगे, अगर पोजीशन रिलेटिव भी हटा दोगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जेड इंडेक्स को कोई मतलब नहीं होता है बिना पोजीशन रिलेटिव के। तो यहाँ से मैं ये पोजीशन रिलेटिव अगर हटा देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर जेड इंडेक्स देता हूँ, जेड इंडेक्स 5 दे देता हूँ, तो भी मेरा ये ऊपर आ जाएगा। जेड इंडेक्स कुछ नहीं दूंगा तो ये नीचे रहेगा। ठीक, तो ये होता है, ये थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजिंग हो गया हो आपके लिए। ठीक, कि कैसे हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, पोजीशन रिलेटिव देने पे नहीं काम कर रहा है, कभी काम कर रहा है। ठीक, तो कोई बात नहीं, अभी आपको इस वीडियो से केवल बस इतना सीखना है कि जेड इंडेक्स देकर हम लोग उसको एलिमेंट को आगे ला सकते हैं, पीछे ला सकते हैं एक पर्टिकुलर पेरेंट के अंदर। ठीक, स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे हम लोग नया स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, ये स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट केवल जेड इंडेक्स और पोजीशन की वजह से नहीं क्रिएट होता है, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ओपेसिटी से भी ये स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, और भी कई प्रॉपर्टीज के द्वारा स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। तो वो सब कुछ हम लोग CSS की एडवांस सीरीज में डिस्कस करेंगे एकदम अच्छे से, और भी कई चीज़ें एडवांस में डिस्कस करेंगे। यहाँ से बस तुम्हें इतना समझना है कि जेड इंडेक्स तुम दे के किसी भी एलिमेंट को आगे और पीछे ला सकते हो, और जेड इंडेक्स तभी काम करेगा जब हमारे उस एलिमेंट के ऊपर जिस पर तुम जेड इंडेक्स दे रहे हो वहाँ पर पोजीशन रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्टैटिक के अलावा कुछ भी हो। ठीक, मैं बार बार स्टैटिक बोल देता हूँ, स्टिकी बोलना चाहिए मुझे। ठीक, तो पोजीशन स्टैटिक के अलावा और कुछ भी पोजीशन हो तभी जेड इंडेक्स काम करेगा। ठीक, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा जेड इंडेक्स क्या होता है। स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।